नमस्कार, तड़कता भड़कता शो के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जहाँ एक और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हो गया है नवंबर 3 के इलेक्शंस के अंतर्गत। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इतना सीधा होता नहीं जितना हम लोग समझते हैं। नवंबर 3 जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही कि ये बेसिकली राष्ट्रपति का चुनाव था, ऐसा था नहीं, ये इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव था। वहाँ जनता पहले इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है, जैसा कि हमने नवंबर 3 के चुनाव में देखा। फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है, जो कि अभी हम दिसंबर 14 के चुनाव में देखेंगे। हालांकि जो शुरुआती रुझान देखने में आ रहा है उसमें डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 14 दिसंबर को जिस दिन इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोट डालेगा, उन वोटों की गिनती जनवरी 6 को होगी और उसके बाद जनवरी 20 को इनॉग्रेशन डे होगा, जिस दिन विनर अपने अपने रिस्पेक्टिव पदों को सुशोभित करेंगे। फ़िलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से ये देखने में आ रहा है कि जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कमला देवी हैरिस होंगी, उनके साथ प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित करेंगे। दूसरी तरफ बिहार में भी राजनीतिक गर्मागर्मी साफ देखने को आ रही है। जब तक ये वीडियो आपके सामने हो सकता है तब तक बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आप लोगों के सामने हों, लेकिन फ़िलहाल ये देखने में आ रहा है कि सुबह जहाँ तक महागठबंधन लीड बनाया हुआ था, शाम को वहीं पलट के एनडीए 124 सीटों पर फ़िलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। इन सारे परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर आज जिस शख्सियत को हमने तड़कता भड़कता शो पर बुलाया है, उनके बारे में अगर एक लाइन में समझा जाए तो उनकी राजनीति में कुछ उसी प्रकार की गति है जिस प्रकार की गति एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की अंतरिक्ष को लेकर होती है। जिस प्रकार से इसरो, नासा या अन्य अंतरिक्ष संस्थाओं के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाए बिना अंतरिक्ष की सारी गत्यात्मकताओं का पता लगा लेते हैं, कुछ उसी प्रकार से जिस शख्सियत से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं, वो राजनीति में औपचारिक रूप से जाए बिना राजनीति की सारी गत्यात्मकताओं का पता लगा लेते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार पांडे जी। इससे पहले कि हम उनसे राजनीति की गत्यात्मकताओं पर प्रश्न करें, उनके पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है। कृष्ण कुमार पांडे जी का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष त्रियोदशी विक्रम संवत्सर 2013 दिन सोमवार यानी 9 अप्रैल सन 1956 को ग्राम प्रतापपुर जिला बलिया में स्वर्गीय श्री शिवानंद पांडे जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। आपका के पांडे जी इस तड़कता भड़कता शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात बाबा सन 75 में स्कूटर इंडिया ज्वाइन करते हैं और ये माना जा सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट था ये एक इनके लाइफ में। और राजनीति को करीब से जानने समझने का जो दौर था वो यहीं से शुरू हुआ। कह सकते हैं कि द कैप्सूल ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड टू ट्रिकल इनटू हिज लाइफ फ्रॉम दैट मोमेंट, ये कहा जा सकता है। तो स्कूटर इंडिया का जिन लोगों को थोड़ा इतिहास नहीं पता, वैसे तो बाबा ज़्यादा ठीक से बताएंगे, लेकिन जो भी मेरे को थोड़ा बहुत इसका इतिहास पता उसके बारे में यही रहा कि इटली में मजदूरों की हड़ताल हुई, जिसके कारण कंपनी को कबाड़ के भाव बेचा गया और जिसे इंदिरा गांधी ने खरीदा और सन 10 अप्रैल सन 1973 में इसकी स्थापना जी। और दक्षिण भारत वैसे तो इसका सेंटर होने जा रहा था, लेकिन सरोजनी नगर नॉर्थ इंडिया में इन्हीं नेताओं की वजह से इसकी स्थापना फाइनली हुई। 147.49 एकड़ का पूरा एरिया है, जिसमें से 26 एकड़ में पूरा प्लांट लगा, बाकी खाली रहता है। और सरकार ने पूरा लैंड 90 साल के लिए लीज से लिया राज्य सरकार से, और यहीं पर डिस्प्यूट शुरू हो जाती है कि जहां लैंड तो राज्य सरकार की थी लेकिन कंपनी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और यहीं से डिस्प्यूट का असली मामला सामने आता है। और इसी डिस्प्यूट से हम आज अपनी बात को शुरू करेंगे। और भी भारत की राजनीति, प्रदेश की राजनीति और भी जितने अन्य मुद्दे उन पर हम आएंगे, लेकिन कालक्रमानुसार अगर हम इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो स्कूटर इंडिया एक सबसे बड़ा पॉइंट था। तो बाबा हम इसी से अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं कि ये डिस्प्यूट जो था ये किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे जो है
इसमें आगे परिस्थितियाँ बनती चली गई। स्कूटर्स इंडिया की स्थापना 9 अप्रैल सन 1973 को जी 147.147.49 एकड़ में हुई जी और 90 साल के लीज पर जी इसको उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन थी और भारत में पब्लिक सेक्टर की स्थापना सार्वजनिक उपक्रमों की सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की, स्टेट की, ये दोनों में PSU हैं जी और दोनों के जो संचालन है वो 51% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 49 शेयर होल्डर हैं और सारी गतिविधियां भारत सरकार संभालती है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में भी यही व्यवस्था है जी। अगर 51 है तो सरकार देख रही है, 49 शेयर होल्डर। ये सरकार की नीतियों की वजह से और स्कूटर्स इंडिया की स्थापना के बाद इटली से, जैसा कि आपने पूछा, तो इटली से ये कंपनी कबाड़ के भाव में खरीद के आई और इसे बहुगुणा जी के समय में यहाँ स्थापित किया गया। उस समय स्थानीय नेतृत्व जो त्रिपाठी जी थे, जो स्वर्गीय त्रिपाठी कांग्रेस के नेता थे, ये सब लोगों ने मिलकर इसको लखनऊ में स्थापित करा दिया और इटली से आए हुए कबाड़ से इन्होंने विजय डीलक्स एक स्कूटर जो इनोसेंटिव नाम के लैंग्रेटा उसमें था, वो उसको बनाना शुरू किया। उसके बाद सरकार की गलत नीतियों की वजह से, चूंकि यहाँ डायरेक्टर की स्थापना, सरकार जो यहाँ अधिकारी हैं CMD, DT, DF या फाइनेंस कंट्रोलर, इनकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है अपने चहेतों के रूप में और उनको ये पावर नहीं है कि वो कोई निर्णय ले। इसके लिए बोर्ड का स्थापना किया गया है। अब इस कंपनी का बोर्ड नियंत्रण करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियंत्रण नहीं करती। आज पूरे उसमें स्कूटर्स इंडिया का इसको लेकर के भारत सरकार की उस समय की सरकार मनमोहन सिंह की, उन्होंने इसको सेल आउट का वो कर दिया था और निवेश को हटाकर, लेकिन इस पर कोई खरीदार नहीं आए। उस समय एक हमने प्रभु की कृपा से एक प्रयास किया और उस समय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी और मैं 28 जून 11 को आदरणीय मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हम मिले और स्कूटर्स इंडिया का, देखिए कुछ सरकारों का निर्णय है कि कुछ सरकारें कहती हैं करती नहीं और कुछ सरकारें करती हैं कहती नहीं। ये आज के समय में राजनीति इतनी वो हो गई है, देखिए जिसके फटे न बेवाई वो क्या जाने पीढ़ी पर आई। देखिए हिंदुस्तान में स्कूटर्स इंडिया की एक नज़ीर रही। हमारे मिलने के बाद कंपनी ने भाई प्रॉफिट कमाया और 1650 से गाड़ी बढ़ करके ज़्यादा करीब 2000 के आगे बन के आई और उस पर मनमोहन सिंह जी ने 31 जनवरी 13 को 10:37 पर कैबिनेट के फैसले में इसको 202 करोड़ दिया। 58 से 60 साल हिंदुस्तान की पहली कंपनी थी जिसका रिवाइवल हुआ और इसमें इसको पब्लिक सेक्टर में ही रहने दिया गया 8 बिंदु पर और 8वां रहा वेज डिवीजन। आज वो सरकार चली गई, आदरणीय मोदी जी की सरकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर वो चला नहीं पा रहे हैं, जिस देश में अगर आप किसी ने कारखाना लगाया तो उसको तो दर्द होगा और जिसने नहीं लगाया, आज की पॉलिसी है कि बेचने का, तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, बेचिए। हमारा पैसा जो हम 97 के वेतनमान पे काम कर रहे हैं और 42 साल नौकरी करने के बाद 2000 पेंशन पा रहे हैं, हम सरकार खास करके आज उद्योग मंत्रालय जो है नीति आयोग के उसमें हो गया है। वहाँ के अधिकारियों से पूछने पे मंत्री के वहाँ के वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो चार्ज है, लेकिन वहाँ ये
लोगों के बस में कोई नहीं। यही प्रक्रिया एक बार लालू जी के समय में हुआ था, मंत्री सब बनाए गए थे, सारे पावर लालू जी के पास थे। यही प्रकरण एक बार और आया था वीर बहादुर सिंह जी के समय में। वीर बहादुर सिंह भी 65-70 विभागों के मंत्री थे और किसी को पावर नहीं था। आज की सेम वही स्थिति है। हम बुराई नहीं, सरकार की बुराई नहीं करना चाहते, इसलिए सरकार अपनी पॉलिसी पे अगर काम कर रही है तो आप क्लोजर पे जा रहे हो तो कम से कम हमारे जो 7 का वेतनमान का बकाया है जो 13 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था तो आपको देना चाहिए। आप ये कहते हो कि हम क्लोजर कर दिए, पार्लियामेंट में भी कह रहे हो क्लोजर कर दिए, लेकिन हमारे बकाया पे आप बोल नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जो जनता है वो हो गई है धृतराष्ट्र और मीडिया हो गया है गांधारी, आंख होते हुए भी पट्टी बांध दिया। आज आदमी प्याज टमाटर इस पे कोई चुनाव नहीं हो रहा। आज सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद से हिंदू मुस्लिम की बात और उसके बाद से भारत पाकिस्तान, इसके साथ साथ एक और में हो रहा है कि जंगल राज। अगर बिहार की जनता, अरे आप चुनाव लड़िए और विपक्ष से भी मेरा आग्रह है कि मेन मुद्दे पे लड़ते हुए आप देश की गरीबी पे लड़िए, महंगाई पे लड़िए, बेरोजगारी पे लड़िए और उस पर न जाइए। हम तो यह बात जानते हैं कि आज के समय में एक इसी उसमें हमको बालेश्वर जी का बिरहा याद आता है जो डॉक्टर स्वर्गीय बालेश्वर जी ने कहा था कि कटहर के कोआ तो खरीबा भोजपुरी में है तो मोटका मुंगरवा के खाए। अगर आपने जिस सरकार को वोट दिया है तो उसके परिणाम भी तो आप भी खाएंगे। तो आज देश का नेतृत्व या जो भी लोग हैं राजनेता, वो जनता की भावनाओं से न होकर के बड़ी लंबी चौड़े वादे करके चुनाव जीत जाते हैं और उस जनता को उस भरोसे उसके हाल उस पर छोड़ देते हैं। आज हम युवाओं से, आज भारत के जनता से, कामगारों से कहते हैं कि सोच समझ के आप एक तरफ भाई विचार करके और तब जो है किसी प्रत्याशी को चुनिए। आज की स्थिति देखिए, अगर किसी की सरकार बन जाएगी उसके बाद वादे भूल जाते हैं सब लोग, जनता तो मरती है। तो कुल के लिए इस देश की जनता ही दोषी है। जैसा मैंने कहा कि जनता हो गई है धृतराष्ट्र और मीडिया जो है इसका स्तंभ है वो हो गया है गांधारी। मीडिया अगर सही बात आज बोल नहीं रहा है, सरकार के इशारे पे डर में भय में मीडिया बोल रहा है। आज जिस चैनल को देखिए, आज तक सारे वो एग्जिट पोल वालों ने अपनी अपनी दुकान चला रखी थी कि ये जीत रहे हैं, इतना जीत रहे हैं। आज उनका पते नहीं। आज फिर इधर से या तो उन्होंने गलत सर्वे किया, सरकार को गुमराह किया, विपक्ष को भी गुमराह किया। तो अब हम ये कहेंगे कि आज इस वोटर्स इंडिया को लेकर के सरकार ने वहाँ से बात खत्म कर रहे हैं। इन्होंने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने क्लोजर का, इनके मंत्री भी कह चुके हैं पार्लियामेंट में कि इसको क्लोजर कर दिया गया। तो क्लोजर कर दिया गया तो आप आज भी हमारी यूनियन वहाँ की रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और आदरणीय मनमोहन सिंह के समय में मैं वहाँ के मजदूरों के यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। आज की स्थिति में हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कम से कम आप, अगर आप चाय बेचने वाले के पुत्र हो तो कम से कम कामगारों के दर्द को तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देखिए, इस देश में भाषण से पेट नहीं भरता। और हम यूँ कहेंगे कि इसको लेकर के जिस प्रकार से शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया तो पूछा क्या चाहते हैं, पहले जिसके ऊपर हाथ रख दें भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु। तो जब जनता तथास्तु कर चुकी है तो झेलेगा कौन? सही बात है। नेताजी तो खुश है। तो हम ये आग्रह करते हैं कि जाति पात से उठ करके अपने दर्द और अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समस्या के आधार पर उस शख्स को चुने। और बिहार के चुनाव
कल तक हम तो इसे लेकर के एक छोटी बात कहेंगे, हमें लगता है कि बिहार के चुनाव में अभिमन्यु वध हो गया। चलिए, बिहार के चुनाव पर जो है अभी आया जाएगा। हाँ। और मतलब आपकी जो है सरकार से इतनी डिमांड है कि अगर आपको क्लोजर करना है आप करिए, लेकिन जो हमारा बकाया इतने समय का है उसको आप देख के हाँ। सम्मानजनक स्थिति हो जाए उसके बाद आप। अब देखिए 42 साल नौकरी करने के बाद राजनेता एक दिन एमएलए भी बन जाते हैं तो उनको 1 लाख 2 लाख पेंशन मिलता है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा जो है 42 साल नौकरी करने के बाद आज हम 2400 रुपये पेंशन पा रहे हैं। आँख की रोशनी हमारी 15 में चली गई, मुझे दिखता नहीं। इसके पहले मैंने खूब देखा, लेकिन ठीक मेरा कॉन्फिडेंस इतना मजबूत है, आँख की रोशनी गई लेकिन मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ, और मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि आज भी संगठन के लिए, देश के लिए, और जहाँ जरूरत होगी हम खड़ा होने को तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी ने उसमें हमने देखा था कि किसी ने कहा था कि देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने सुना, हमने देखा तो है नहीं, उसमें कहा कि लोग कहते हैं हमने देश का रेल भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, फलाना भेज दिया, फलाना भेज दिया, लेकिन हमने खरीदा क्या? हमने खरीदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेटी कोर्ट, और जितने कोर्ट आपने खरीद लिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारा वहाँ पेंडिंग है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई वेणुगोपाल जी के वकील को रख के हायर किया है ताकि हमको पेंशन न देना पड़े। के वेणुगोपाल जैसे अटॉर्नी जनरल है। हाँ जी। अब बताइए, जो जितने, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि इस देश में वकील जो काले कोट वाले हैं वो गीता की कसम खिलाते हैं, लेकिन क्या कसम खिलाते हैं? सत्य की। लेकिन वो झूठ का सहारा लेकर सत्य को हराने के लिए केस लड़ते हैं। इस देश की का जो संविधान है इस देश का, वो नेता के लिए नहीं है। पहले के नेता थे जो जनता की सेवा करते थे, आज के नेता जनता की सेवा नहीं करते हैं, अपना पेट भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक उसमें विपक्ष के रूप में हम कांग्रेस के लिए कहेंगे, कांग्रेस के लोगों में न धीरज है, न धैर्य है, लालचपन है, और ना ही कोई हाई कमान है। और देखिए, हम उसमें अच्छा जरूर करेंगे क्या बीजेपी की उसमें गवर्नमेंट में कि अगर एक भेड़ गिरी तो 99 भेड़ पीछे गिर जाती है कुएं में। भाई एक मोदी जी के बोलने पर उनके साथ 99 खड़े होते हैं, राहुल जी के बोलने पर राहुल जी के ही साथ विरोध खड़ा हो जाता है। तो विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र कतई मजबूत नहीं होगा। इसके लिए देश की जनता को भी समझना होगा कि अपोजिशन लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन सरकार से मेरा ये भी अनुरोध है कि प्रतिद्वंदी को आप प्रतिद्वंदी मानिए, प्रतिशोध की भावना मत रखिए उसके प्रति, नहीं तो लोकतंत्र यहाँ डूब जाएगा। चलिए, स्कूटर इंडिया का जो दौर रहा है इसको आज़ाद भारत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। समाजवादी धारा के नेहरू जी प्रवक्ता थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 56 से 61 तक चला। महालोबिस मॉडल जिसे कहा गया, उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट में हाई इन्वेस्टमेंट की बात की गई, और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में जिसके अंडरटेकिंग बताया बाबा ने, और उसकी भी 2 पार्ट थे, इंटरप्राइजेज और अंडरटेकिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू के एंटरप्राइजिंग में स्कूटर इंडिया है। आपने एक बार हमसे ये भी बताया था कि जो आपकी ज्वाइनिंग हुई स्कूटर इंडिया की भी बड़ी मजेदार, कुछ नैनीताल का किस्सा था, कुछ क्या बता रहे थे आप, वो भी जरा बताएं। देखिए, पहले कुछ पता। हाँ बेटा जी। पहले नौकरी जो है जी, नौकरी आदमी इंसान खोजती थी। कब? 75 के समय वहाँ जो लोग सड़क से गुजर रहे थे वो पकड़ के नौकरी में लिए गए। उस समय बगोड़ा जी चीफ मिनिस्टर थे, और श्री स्वर्गीय राजमंगल पांडे जी जो देवरिया के हैं, कसाई के थे, उन्होंने बिना किसी का एक पान खाए यहाँ कई लोगों को पूर्वांचल में भर्ती करा दिया शिक्षा के अनुसार। अब आप इंजीनियरिंग नहीं किए हो, हाई स्कूल इंटर पास हो तो इंजीनियर थोड़ी हो गए, पर जैसे शिक्षा रही उनको उन्होंने भर्ती कराया।
आज वैसा नेतृत्व देश को चाहिए जो जनता की सेवा करे। और उस समय मैं भर्ती हुआ, उस समय वहां से नैनीताल से देव बहादुर सिंह विधायक थे, और वहां दो गाय बाछा, दो बैलों की जोड़ी हट के गाय बाछा है, गाय बाछा के बाद पंजा है, गाय बछड़ा और बछड़ा गाय, और उस समय वो लड़े। अब वो कह देंगे तो बात ठीक नहीं होगी। उसमें हम चूंकि बचपने का उत्साह था, हमने उसमें वोटिंग की, उनकी पैरवी भी की, वो जीत गए। राज होटल 10 नंबर में रहते थे, मैं वहाँ घूमने गया साइकिल से, तो उन्होंने नौकरी करेंगे पंडित जी, हम कहने की और कुछ। तो उस समय वो हमको एक बरतराजन साहब जनरल मैनेजर कमर्शियल थे, और पीडी जोशी थे वहाँ के नैनीताल के, वो थे जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, उनके यहाँ ले जाकर के हमारी भर्ती उन्होंने करा दी। हमने अपने शुरुआती जीवन में 4.5 रुपए से नौकरी शुरू की 75 में। तो 4.5 रुपए में 60 पैसे में कैंटीन में खाना खाते थे, 10 पैसे का चाय पकौड़ा, 35 पैसा रूरल गाड़ी वहाँ सरोजनी नगर तक आती थी। तो हर आदमी चौवन्नी देकर 10 पैसा बचा लेता था, कंडक्टर टिकट नहीं देता था। अब ट्रांसपोर्ट, जस्टिस, लेबर, ये राजीव गांधी के जीवन थी। इस तरीके से 75 पैसे में शाम को खाना खाते थे शर्मा में, फिर भी हम 1 रुपया बचा ले जाते थे, सेविंग हो जाती थी। हाँ, और आज 97 के वेतनमान में अब सुन के ताजुब होगा कि भाई हम 30,000 में भी 16 में 30 अप्रैल 16 को हम रिटायर हुए हैं स्कूटर्स इंडिया से, 42 साल नौकरी करने के बाद, लेकिन हाथ खाली। क्यों? देखिए, उस समय की मेहनत और आज की उसमें महंगाई की वजह से आदमी त्रस्त है। आलू का रेट, टमाटर का रेट, चुनाव इस पर होना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, नौकरी पर। एक और बहुत बड़ा बेहतरीन आपने एक बार किस्सा सुनाया, जब अपने एयरपोर्ट पे राहुल गांधी का हाथ बढ़ गया, बॉडीगार्ड झपट गए। हाँ, जरा उसको भी। हाँ सुनिए। एक बार मॉर्निंग की ड्यूटी थी 9 बजे, और मैं कालमबाग थाने से गाड़ी में कंपनी की बैठा, उसके बाद वहाँ गया। तो इसी बीच में सुबोध श्रीवास्तव कांग्रेस के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि पांडे जी, गीता जी आपको बुलाई है एयरपोर्ट पे, आइए, आज राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। मैं वहाँ चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी थी। तो वहाँ कोई यहाँ के सीओ कोई चतुर्वेदी थे, तो वो हमको जाने नहीं दिए। हम कंपनी से भाग करके राहुल गांधी जी के फ्लाइट आने के पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया। तो चारों ओर से हमको जाने नहीं दिए। तो हमने चालाकी करके मोबाइल से सुबोध जी को मिलाया। तो उन्होंने पंडित जी कहाँ? हमने कहा यही तो खड़े हैं, सामने आते। बोले आप कर ले रहे हैं? हमने कहा आपने नहीं दे रहे। बोले नहीं, जिनको लेना था चले गए। तो सुबोध जी आके बोले कि ये लिस्ट में 21वें नंबर में ये भी है, तो हमको अंदर कर दी। तो राहुल गांधी जी जैसे गाड़ी से उस प्लेन से उतरे, और ये टाटा की सफारी थी, उसमें से वहाँ से उतर करके और VIP गेट से, और जैसे आए तो एक तरफ रीता बगुड़ा जोशी, वो श्याम किशोर शुक्ला और प्रमोद तिवारी, ये 3 लोग थे। और दूसरी तरफ हम थे, सुबोध श्रीवास्तव जी, और दूसरा नंबर मेरा था। इन लोगों से दंड प्रणाम करते हुए राहुल जी इधर आए हमारी तरफ। तो सुबोध जी से मिलने के बाद हमारी तरफ देखे, तो हमने कहा 1 मिनट सर, हमारी बात सुनिए। आप दलितों के घर खाना खाने जाते हैं, आदरणीय इंदिरा जी द्वारा, भारत रत्न स्थापित इंदिरा जी द्वारा ये कारखाना लगाया गया है, और हम कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, और हम कांग्रेस से 45 साल से जुड़े। इस पर राहुल गांधी ने हाथ बढ़ा दिया, हमने उनका हाथ पकड़ लिया। तो राहुल जी ने कहा कि पंडित जी हाथ तो छोड़िए, और मैं अपनी बात ऐसे ऐसे करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमने 1 मिनट में खत्म कर दिया। इसी बीच में कमांडो हमारे को झपट दी, जबकि सब चेकिंग करके मैं सब कुछ कर गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई नहीं, बाबा को छोड़िए, और बाबा को बुलाओ, बैठिए। अच्छा, उस समय मेरी आंख में रोशनी थी जी। ये कब की बात है? ये कहानी है 2011 की।
फिर अमेठी गए। हाँ, फिर अमेठी गए। वहाँ भी जो साथ के लोग थे, वहाँ करीबन लाखों लोगों की भीड़ थी। फिर हमें देखा, हमने कहा कि यार इसमें कैसे वो करेंगे, तो हमने बुद्धिमानी लगाई और उसमें इधर उधर करते हुए आगे लगा। और उसमें एक श्रीवास्तव जी थे जो राहुल जी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। और जो हमारे साथ के लोग थे उनका कहा कि ठीक है हम आपके सांसद नहीं। जब मेरी बारी आई तो हमने कहा सर मैं वही हूँ जो आपको एयरपोर्ट पर हाथ पड़ी है। बोले बोलिए। हमने कहा कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाली 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर दिया है, कई बार यूपी आते हो कभी देख तो लो। लेकिन आज तक इस देश में आश्वासन के सिवा कोई देता कुछ नहीं। राहुल जी आश्वासन दे गए और उसी आश्वासन के चलते आज कांग्रेस की गति हुई। कांग्रेस को अगर जमीन पे नहीं उतरना होगा तो अब पहले के लोग जहां डिबेट में आते हैं कि भाई हमारे परिवार के लोग शुद्ध घी खाते थे, अरे भैया वो शुद्ध घी खाते थे तुम अपनी हथेली को सुनाते हो, तुम क्या खाते हो ये बताओ ना जी। तो वास्तविकता ये है कि अगर सत्ता किसी की हो, लोकतंत्र में बिना विपक्ष के सत्ता जो है मनमानी करती है और इसके लिए हम जनता को दोषी मानते हैं। देखिए परिवर्तन होना चाहिए। अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो उसका भी परिवर्तन हो, दूसरा है दूसरे को भी मौका दे और दूसरे का भी अच्छा बुरा देखकर फिर परिवर्तन करेंगे। अब एक ही आदमी को दोगे तो ये मोनोपोलियो और डिक्टेटरशिप चलती रहेगी चाहे किसी पार्टी। सही बात है। एक लाइन में अगर हम बाबा आपसे पूछे, आपको कोई उम्मीद लग रही है कि इस वोटर इंडिया से आपके जो भी ग्रीवांसेस हैं वो पूरे हो पाएंगे? कोई इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि देखिए हमारा केस सीजीआईटी में चल रहा है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो भारत सरकार के उसमें है श्रम मंत्रालय के, और 17 तारीख को फाइनल बहस होने जा रही है। उस दिन हमने इंतजाम किया है, उस दिन हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात श्रम मंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे, यहाँ के जितने श्रम कोर्ट है न्यायालय हैं वो जज साहब 15 दिन जबलपुर रहते हैं और 15 दिन लखनऊ रहते हैं। ये लोग ऐसा डेट देते हैं एम्प्लॉइज को कि जिस दिन वो रहते ही नहीं। तो हम तो उस दिन ना जाएं तो हमारा केस खारिज हो जाएगा और ये ना रहें तो ये हो जाता है, ये लिखा जाता कि ये नहीं आया, अगली डेट पड़ जाती है। तो आज देखिए बिना कुछ किए अगर कुछ मिलता होता और पूर्व के लोग जो देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए उनका कोई ये इशू नहीं था कि हम सत्ता शुरू हो गए। अगर ये लड़ते होते आज के समय में कि अगर हम लड़ेंगे अंग्रेज गोली मार देंगे तो आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता। आज आदमी कर क्या रहा है, दूसरे को आगे करके अपनी रोटी सेक रहा है और देश की जनता जो भूखमरी के कगार पर है। भाई कारखाना खोलिए, शिक्षा, दवाई, स्वास्थ्य, सब पे ध्यान अगर सरकार दे तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार कईयों साल चले, कोई दिक्कत नहीं। न्यायालय से आपको कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई दे? हाँ ठीक, आज न्यायालय नहीं होता तो राम जन्मभूमि का फैसला भी न होता। इसके लिए हम न्यायालय को इसलिए धन्यवाद देंगे कि 47 के बाद के सारे उसको जोड़ते हुए कड़ियों को तब कोर्ट ने फैसला दिया। जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने आरक्षण पे 10 वर्ष का एक्सटेंशन कर दिया, सरकार को भी कर देते लेकिन खुद न करके दूसरे से हुआ। इसके लिए भी बधाई के पात्र वो भी हैं। हम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय को भी उसके मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद देते हैं। देखिए अगर भाईचारा बना रहेगा तो देश रहेगा। इस देश को सींचने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान होगा। आज वर्गीकरण की राजनीति गलत है, देश को रसातल में लेकर चली जाएगी। हम किसी पार्टी का नाम लेते हुए न करेंगे, लेकिन हम जनता से अपील ये जरूर करेंगे, खास करके युवाओं से, वो युवा अपनी जिम्मेदारी समझें और अब जब कंपटीशन हो गया है तो शिक्षा अच्छी ग्रहण करें
और खास करके आजकल के जैसे आरक्षण पे लेके अब कोई 80% लेके सवर्ण की नौकरी नहीं लग रही, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, लेकिन सब इंटेलिजेंट को भी तो स्थान दीजिए, उनका भी तो कोटा फिक्स कीजिए। सही बात है। अब इंटेलिजेंट के कोटा में आप उनको घुसड़ दोगे और उनके कोटे में उनको नहीं घुसड़, यह गलत है। ये सब वोट की राजनीति देश को गर्त हो ले जाएगी। और भगवान भी इसको वो नहीं करेंगे। भगवान का नाम भगवान इसलिए पड़ा, आज आसाराम भगवान, रामदेव जी भगवान, भगवान की पर वो है शाब्दिक अर्थ है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीर। ये पंच तत्व का शरीर बना है, जिसका कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है उसी के नाम भगवान। आज राजनेता अपने को भगवान मान रहे हैं, साधु संत भगवान मान रहे हैं। और एक कड़ी हम कहना चाहेंगे, हमको बड़ा दुख होता है कि जहाँ जहाँ राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वहाँ के व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास जी जो भगवान से भी ऊपर कथा के रूप में विराजमान है, वो आज कथा कहते कहते सरकार के व्यक्तिगत तारीफ करना शुरू कर देते हैं, इंडिविजुअल किसी आदमी का। यह गलत है। ठीक बात है। तो आप राम कथा मत करिए, फिर मोदी कथा करिए, भाजपा कथा करिए। भाजपा के आप प्रवक्ता हो जाएंगे? हाँ, हम भाजपा के प्रवक्ता हो जाएंगे। टीवी हमको दुख इस बात का लगता है, और हम खास करके सारे उनको कहते हैं, किनको, चाहे वो रमेश भाई शुक्ला हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो ये क्या नाम है चित्रकूट के वो कौन है, कौन दास हैं जिनके बेचारे नेत्रहीन हैं, जो मेरे पार्टी के चेयरमैन, अरे राम भद्राचार्य। देखिए, संत को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे आज इनकी है, कल उनकी है, करिए। और इनसे एक से एक संत पड़े हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, इधर उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करता। चलिए, पॉपुलर बनाइए, उतना बनाइए जितना उचित, आशीर्वाद उतना दीजिए जितना उचित। चलिए, स्कूटर इंडिया से संबंधित जितने भी पक्ष थे उस पर आपने काफ़ी गहराई से प्रकाश डाला। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा भारत की राजनीति पर प्रकाश डालेंगे, और भारत की राजनीति को भी बिल्कुल कालक्रमानुसार ही हम लोग देखेंगे, आज़ाद भारत के दृष्टिकोण से। सबसे पहली जो इसमें डिबेट सामने आती है वो आती है नेहरू और पटेल को लेकर, कि देश आज़ाद हुआ, नेहरू जिन्ना को भी लेकर है, लेकिन अब चलिए देश बट गया उधर, अब भारत की बात करते हैं कि नेहरू या पटेल। कई लोग ये मानते हैं कि दोनों में प्रतिद्वंदिता थी, नेहरू जो है अपनी जिद के, अपनी हट के कारण बने, कई लोग कहते हैं कि पटेल होते तो कुछ और होता, नेहरू नहीं है। तो इन सारे जिस प्रकार की दुविधा हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो लोग इस टाइप की बातें उठा रहे हैं, खासतौर में जो अभी प्रेजेंट सरकार है इसमें तो एंटी नेहरू बड़ा। हाँ, देखिए, एंटी नेहरू अगर हो रहा है तो क्या कहीं किताब सरदार पटेल जी लिख के गए हैं क्या कि हम नेहरू जी से हमारी पट्टी नहीं खाती थी? ये गुजरात में पैदा हुए तो क्या गुजरात के नाते अगर मोदी जी उनको श्रद्धांजलि और 182 फीट का उनका वो बना सकते हैं स्टैच्यू, उसे स्टैच्यू से, चलिए अच्छी बात है। अगर हमको सबको लेके चलने की राजनीति किसी ने दी तो वो माननीय हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, वाजपेयी जी की नीतियों पे देश सुरक्षित रह सकता है। देखिए, इन्होंने आज सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अगर काश सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते, क्या वो लिख के कहीं गए होते हैं कि मैं होता तो ये कर देता? या तो कहने वाले इस तथ्य को उजागर करें, किसके साथ? अरे के साथ। हाँ, और इस तरीके से नहीं तो कहना छोड़ दे। और सबसे बड़ा एक हमको पहलू ये लगा, अच्छा मैंने खराब लगा, कि देश के प्रधानमंत्री सारे लोगों के प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की हत्या में, इंदिरा जी को वो इंडिविजुअल मेरे ख्याल से जलन का भाव रखते हैं, 2 फूल श्रद्धांजलि के नहीं अर्पित कर सकते।
वो नाम तक नहीं लेते हैं। चैनल वाले भी बिक गए हैं, गंधारी हो गए, वो भी नहीं उठाते। तो इस तरीके से समय हो तो बलवान, सब दिन हो न एक समान। भाई जो आप दूसरे के साथ करोगे वही आपके साथ आगे आने वाले समय में होगा। तो आदमी को अहंकार त्याग करके और प्यार से, अगर भाई आपको देश की जनता ने चुना है तो आप सबके प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस के भी हो, सारी पार्टियों के। तो ये हमें थोड़ा ये दुखद। नेहरू जी को लेकर आपके क्या विचार है, कैसे व्यक्ति थे? देखिए, नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते और जिन्ना हो जाते, नहीं जिन्ना तो चलिए वो बात, हाँ। व्यक्तिगत हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, नेहरू जी कैसे व्यक्ति? नेहरू जी से भी उस समय मैं पानदरीवा में मिला हूँ। अच्छा। उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। ठीक है। और नेहरू जी खुद जीप में सीबी गुप्ता के घर के सामने से निकल रहे थे। अच्छा। वहीं चाचा रहते थे, कालिका पांडे, वहीं सब। वो किराया उनका 5 रुपये था मकान। तो उस समय देखिए, हर इंसान में 99 बुराई होती है तो एक अच्छाई होती है। जी वही। जो 99 बुराई को एक अच्छाई काट देती है। हाँ। और किसी में 99 बुराई होती है, अच्छाई होती है, और एक बुराई होती है तो 99 अच्छाई काट देती है। यह बात रावण में भी था। 99 बुराई के बाद उसके पास एक अच्छाई था, उसको पता था कि विष्णु का अवतार हो चुका था। यह बात उसने अपनी पत्नी मंदोदरी और प्रिय बेटा मेघनाथ को नहीं बताई। आज के लोग कहते हैं कि रावण ये था वो था। रावण जानबूझ करके अपनी मुक्ति का मार्ग, परिवार का मार्ग, अपने उसका कुल का मार्ग और प्रभु राम के हाथों, अगर पापी था तो राम ने उनकी मुक्ति क्यों कर दी भाई? क्या कुछ अच्छाई की जरूरत थी? तो हम ये कहते हैं उस राम से और रावण से, राम राज्य की कल्पना आप करिए तो रावण राज्य का वो व्यवहार मत कीजिए। रावण राज्य में राम राज्य कभी नहीं आया। तो वो एक अच्छाई नेहरू जी में क्या थी फिर? देखो, नेहरू जी में अच्छाई ये थी कि बच्चों के वो दुलारे थे जी। और जब अंग्रेज छोड़ के गए तो कुछ देख नहीं गए थे जी। देखिए, हमको दुख लगता है कि आज के जो लोग कहते हैं कि देश में 70 साल में कुछ नहीं किया, आज 70 साल में कुछ नहीं हुआ होता तो माननीय अमित शाह जी उसी अंश में भर्ती होकर कोरोना से ठीक न होते। देखो ये एम्स नेहरू जी का ही है। हाँ, पीरियड का है। और देखिए, ये बात गलत है कि कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो आपको बोलने के लिए ऐसा तो बना दिया कि खाओ जिस थाली में उसी को चेक करो, उसमें कौन सी बात? तो राजनीति है, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी की सोच अलग है। आज से 3 दिन बाद 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन है। हाँ, 5 दिन बाद 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। हाँ। जैसे पहले लोगों ने नहीं याद किया तो अब इस पूरी बहाव में नहीं याद। जब आदमी उस अंत्येष्टि वाले उसमें नहीं याद कर पा रहे हैं तो जन्मदिन में क्या याद करेंगे? अब इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का तो कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चल पाया, लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्होंने काफी अपनी छाप छोड़ी। वो ऑलरेडी थी। अटल जी कहते थे कि वो माँ दुर्गा की अवतार है। और राजीव गांधी के समय में, आदरणीय राजीव गांधी जी के समय में अटल जी अमेरिका गए थे। वहाँ के पत्रकारों ने पूछा था कि भाई हमारी सरकार, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो उन्होंने कहा वो हमारी ही सरकार है। तो बोले आपकी लड़ाई? बोले पार्लियामेंट में हमारी लड़ाई होगी और हम बाहर, वो हमारी सरकार है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे हमारी गवर्नमेंट अच्छी। तो एक नज़ीर उन्होंने भी पेश किया। तो हम आग्रह करते हैं, आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी भी इन कांग्रेस के लोगों में से किसी को एक को कभी बाहर तो भेज के दिखाएं, ताकि ये आपकी सहृदयता जो है झलके इसमें। जी। इमरजेंसी के दौर को भी बाबा आपने बड़े अच्छे से देखा होगा। कुछ हाँ। कुछ यादें हो? हाँ, इमरजेंसी में स्कूटर इंडिया से अगर उसका कोई पक्ष हो ना हो तो भी आप ऐसे देखो, स्कूटर से इंडिया और ट्रेन। देखिए, उस समय इमरजेंसी में जो लोग
बंद हुए, देश की जनता वाह वाह कर रही थी, खद्दर वाले ही परेशान थे क्योंकि वही जेल में थे, उनकी चल नहीं पा रही थी। ट्रेन राइट टाइम हो गई थी, बिल्कुल। नौकरी पेशा वाले समय से पहले 5 मिनट ऑफिस में पहुंच जाते थे, अर्थव्यवस्था सुधर गई, सब सुधर गया। और देखिए हमारे हिसाब से कोई इमरजेंसी का दौर भी हमने देखा, आम आदमी को, गरीब को कोई परेशानी नहीं थी, जितने सफेद पोस्ट लेते थे वही परेशान थे। तो इमरजेंसी में आपको पेंशन मिल रही है, हम 42 साल सेवा करेंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन जाएगा पीएफ में, हमको तो नहीं मिलना चाहिए ये। तो आज हर नेता, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो सब लोग अपना ताली बजा कर ले लेते हैं। हम लोगों का 5वां कमेटी गठित होगी, 5 साल के बाद रिपोर्ट देगी, वही 2 रुपये फिर 10 साल के बाद। तो हमारे लिए तो कुछ नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के चरित्र को आप कैसे देखते हैं? हाँ, जयप्रकाश नारायण एक वो शख्सियत थे जी, कि युवाओं को इकट्ठा करके, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, इन सब के उसमें इन्होंने अपने स्टूडेंट इनको वो बनाकर, शिष्य बना के, और उसमें इमरजेंसी में इनको खड़ा किया। तो आज इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी में सब ठीक चल रहा था, इन लोगों को तकलीफ था। और जयप्रकाश नारायण जी इस देश की गद्दी पलटने में इंदिरा जी कामयाब रहे। मुरार जी की सरकार आई 77 में, मुरार जी की सरकार आई। अच्छा, मुरार जी की सरकार आई। मुरार जी की सरकार में कोलिशन में आपस में ही सिर्फ फुटौवर में ही सरकार चली, और उसमें उस गिरवाने में एक द्विवेदी जो है, कैप्टन द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी, वो कभी मुरार जी के ऑफिस में जनता पार्टी कार्यालय में काम करते थे, छोटे थे। उसको इंदिरा जी ने किसी के मार्फत सेट किया कि पूरी इनकी सीक्रेसी हमको बताओ। देखो उनका नाम मेरे मुंह में है, जैसे यहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी हैं, वो अरे भाई कांग्रेस के थे, कैप्टन द्विवेदी, इतना मैं जानता हूँ, मिलिट्री में कैप्टन थे। अच्छा। और वो कांग्रेस के महासचिव बनाए गए, मनमोहन सिंह के समय में भी गए। इंदिरा गांधी के बाद समय आया था राजीव गांधी का, जिन्होंने एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव रखने का प्रयास किया। हालांकि फाइनली 91 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है नरसिम्हा राव की सरकार में आया। देखिए नरसिम्हा राव ने पूंजी निवेश और इन्वेस्टर वही लेके आए थे, और नरसिम्हा राव के बदौलत ही आज हम 2400 रुपये पा रहे हैं। चूंकि पेंशन की 2 स्कीमें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आप 50,000 सैलरी से रिटायर हो गए हो तो पेंशन 25,000 होनी चाहिए। चूंकि वो उसका कारण है, उनके पेंशन का जो डिडक्शन आता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। हमारे PSU के उसमें चूंकि हमारे यहाँ ट्रस्ट बना हुआ PF का, तो अगर 500 कटा तो 500 एम्प्लॉयर देता था, तो 1,000 रुपये। ये बात एम्प्लॉय जो है शादी के नाम पर, जनेऊ के नाम पर ले लेता था, और रिटायरमेंट में खाता खाली, कुछ पैसा नहीं। तो ये बात मनमोहन सिंह को समझाया, नरसिम्हा राव जी को समझाया गया, तो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में पेंशन का ये रहेगा, कटौती ये रहेगी। तो उसमें दिया कि 10 वर्ष तक कटौती बढ़नी चाहिए। तो जी भी सरकार जो भी आई, अटल जी की, मोदी जी की, मनमोहन सिंह जी की, इन्होंने न कटौती बढ़ाई और ना ही हमारा पेंशन बढ़ाया। तो कटौती नहीं बढ़ी तो पेंशन कैसे बढ़ी? हाँ, तो भैया जब उसमें था कि 10 साल के बाद चेंज होगा PF की पॉलिसी, तो सरकार ने नहीं किया, क्योंकि इनको हमारा जो पे स्केल है ये देना ही नहीं था सारी सरकार ने। आज पेंशन के नाम पे घाटा है, कोरोना के नाम पे कितना फंड इकट्ठा हुआ कोई पूछने वाला नहीं। देखिए कोई हो नृप हमें कहा, कोई राजा रहे, कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश के लिए, देश की जनता के लिए, कामगार के लिए
गरीब के लिए जो कोई काम करेगा, हम तो समझते हैं उन लोगों को भी अपने विवेक से वोट देना चाहिए और तुलना करके किसने क्या किया। जी। आज भाई आपने सही दिया है, शौचालय दिया, आपने गैस का सिलेंडर दिया, आप 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? सही बात। जब आलू मिलेगा ही नहीं, खाएंगे कहाँ से? कहाँ शौचालय मिल जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भाई आलू टमाटर पे न विपक्ष, ऐसा गुगली बीजेपी की सरकार में लोग फेंक देते हैं कि उसी में सारे लोग उलझ गए हैं आज की उसमें। और जनता, आज मैं आ रहा था वहाँ के, उसको लोग गाली दे रहे हैं, कहाँ? एनडीए को, यूपी के लोग, और जो गरीब तबका है जिनको सुलभ शौचालय दिए हैं, सिलेंडर दिए, वो गाली दे रहे हैं, तो बेईमानी हो गई। चैनल का रहा है ये, उनका चैनल, उनका वोट इनको मिल गया, इनका वोट उनको मिल गया। चलिए हम थोड़ा सा, हाँ जी जी आप बोलिए बोलिए। हाँ भाई बधाई हो, जो भी सरकार बनाए, चाहे नीतीश जी बनाए, चाहे शाम को अगर पासा पलट जाए पलटू राम जी की, तो ये बना जाए तेजस्वी कि भाई जो वहाँ की जनता को, बिहार की, हम धन्यवाद देंगे। और बिहार की जनता मंथन करे, चिंतन करे और तब इन सबों का मुंडन करे। थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, संजय गांधी भी बीच में चेहरा आते हैं और ये देखा जाता है कि अगर ये होते, जीवित रहते, तो शायद राजनीति की कोई और ही दिशा होती। आपका इस पर पूरे पर क्या टेक है? देखिए, संजय गांधी इंदिरा जी के दूसरे थे। अच्छा, बड़े राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी जी पायलट थे, उनका राजनीति से कोसों दूर रहना था। और इनका, संजय जी का था, संजय जी एक भाई समझ लो कि जिसका कॉन्फिडेंस मजबूत हो, जिसने ठान लिया है कि हमको ये करना है तो करना है, चाहे उससे नुकसान हो जाए। संजय गांधी की ही युवा कांग्रेस की देन है कि 77 के बाद इंदिरा जी की वापसी हुई। इसके लिए संजय गांधी जी, स्वर्गीय संजय गांधी जी बधाई के पात्र। अब ऐसा नेतृत्व कांग्रेस सीखे और पैदा करे। अब ये ना पैदा करते कि वो सिंधिया जी, अरे कांग्रेस से हमारी भी गुजारिश है कि मौके की नजाकत को देखते हुए यूथ को आगे बढ़ाइए। और कांग्रेस को बुढ़वे लोग ही खा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको सचिन पायलट को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, देखिए सचिन पायलट को आगे कर दें, जो देखिए वहाँ पे जितने हम एक चीज से सहमत हैं कि मोदी जी ने सारे युवाओं को दरकिनार कर दिया, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को। अब कांग्रेस डरती है, कांग्रेस डरती है कि अगर इनसे करेंगे तो ये खुरपेच लगा देंगे, ये लड़ा देंगे। कांग्रेस में बुजुर्गों को संन्यास स्वतः ले लेना चाहिए। अब अशोक गहलोत जी हम में दांत नहीं है, लास्ट कब्र में पैर रखे हैं और मुख्यमंत्री बने। अगर सचिन पायलट को दे देते तो आज मुझे लगता है कि युवा उनके साथ जुड़ता। जी अब थोड़ा सा उठा पटक रहा नरसिम्हा राव के बाद, लेकिन एक स्टेबल सरकार, पहले 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, और उसके बाद फाइनली 99 में ये कि अटल जी की सरकार आई। और उसके बाद से जो है कुछ राजनीति थोड़ी सी स्टेबल जिसको कह सकते हैं, 5 साल हो रहे हैं, 10 साल मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में समय नरेंद्र मोदी। अटल जी जब इस्तीफा देने जा रहे थे, हमने अटल बीजेपी को कभी वोट नहीं किया। अच्छा। लेकिन जब अटल जी सदन में खड़ा होकर इस्तीफा देने जा रहे थे तो उनके वक्तव्य से मेरे दिल को छुआ। और जब अटल जी यहाँ से प्रत्याशी हुए, मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था अटल जी के नाम पर 99 में। हाँ, अच्छा। और सुनो, उस समय भाई उसमें ये पासवान, ये सभी लोग उसको खिल्ली उड़ाते थे। देखिए, सही लालू जी कहते हैं कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। स्वर्गीय पासवान जी अब मौसम वैज्ञानिक थे। और हम आग्रह करते हैं बेटे को भी ये चिराग पासवान जी अपने पिताश्री से ये गुण सीखे
और अपने उस पर वाणी में विराम दे कि एक मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, देश की तो राजनीति हमने बात कर ली। एक सवाल और बीच बीच में आता है कि कांग्रेस का जो भविष्य है, हालांकि कई जगह कुछ छुटपुट तरीकों से उसका उत्थान हमने देखा कुछ राज्यों में, लेकिन सेंटर के लेवल पर कांग्रेस का क्या भविष्य है? कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि सेंटर के लेवल पर इसका पुनरुत्थान संभव कर सकते हैं? तो वो कुछ एक आध नेता जो आप उनका नाम जाने वो, और स्ट्रेटजी वाइज क्या कांग्रेस करे जिससे कि सेंटर स्टेज पर अब आता है? भारतीय जनता पार्टी का जो पहले तो इनका संगठन कमजोर है, इनको जनता के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए आदरणीय राहुल जी अगर मुद्दा उठाते हैं और जब गर्म हो जाता है तो विदेश चले जाते हैं। पहले इनको यहीं रह करके उससे जूझना होगा और यूथ को मजबूत करेंगे और ससम्मान बूढ़ों से राय लेंगे, राजनीतिज्ञों से, तब कांग्रेस बढ़ पाएगी। वरना कांग्रेस का कोई मुझे नहीं भविष्य लगता 24 में आ पाए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी में जो है ये घूमता रह रहा है चक्र, देखिए अध्यक्ष वाला। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो परिवारवाद हर जगह है। एक अंग्रेजी में कहावत है, आई ईट ए मैंगो, ये डायरेक्ट है। और एक हुआ ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। देखो वो परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये तो परिवार की बात कर रहे हैं। क्योंकि अमित शाह के बेटे हों, मोदी जी की जब संतानें नहीं है, उनकी पूरे देश की जनता संतान है, तो भूखों मर रही है और 50 रुपये खा रही है। तो हमको उनकी कभी चाय नहीं है। किस सिचुएशन में जो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। देखिए इस देश का भाषा, देखिए इस देश की जनता, अब कहना नहीं चाहिए, वो नहीं कर रहा हूँ। झांसी के रानी का नाम है लक्ष्मीबाई और झांसी का राजा का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ा मर्दाना वो तो झांसी वाला राजा था। विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, विजार्ड ऑफ रफाजी मोदी और अमित शाह। आज हम 2400 रुपया दोगे तो हम जिंदगी भर यही कहते हुए राम नाम सत्य अपने को मानेंगे। कहाँ जब 6000 की शुगर और बीपी की दवा आने की रोशनी है, ये दवा खा रहे हैं तो हमारा कैसे गुजारा हो रहा? हम तो चाय भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं चाय वाले का बेटा, फिर चौकीदार। भाषण से जब पेट भर जा रहा है तो पार्टी समझ रही है कि फिर राशन की देश की जनता को क्या जरूरत है, इनको भाषण की खिलाओ। सही बात है। तो अब आगे आप क्या देखते हैं? अभी तो 1 साल हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार बने, अब 24 में क्या होगा? 24 से पहले ही कुछ होगा, 24 के बाद क्या रहेगा? बात देखिए इसके बाद, और सबसे बड़ी बात जी, चलिए हो सकता है इनका जो वैक्सीन है फ्री वाला वो काम कर गया हो, उनको वो लगा दिया, जो बढ़त हो गई। जब जीतेंगे तो वैक्सीन देंगे फ्री में, तो हार जाएंगे तो क्या वैक्सीन देंगे? जहाँ जाएंगे नहीं। अब 22 में, अब वहाँ बंगाल में वैक्सीन लगना है, इसके बाद नहीं वहाँ 21 में, और 22 में यूपी में लगना है। और मुझे लगता है यूपी में जबरदस्त लड़ाई हो। सेंटर पर पूछ रहे, प्रदेश की राजनीति पर हम इसी के बाद आएंगे। सेंटर पे क्या 24 में बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आएगी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, जोड़ तो हम होगी करते हैं इस बात। लेकिन जोड़ तोड़ में ये सब माहिर है। अरे भैया जोड़ तोड़ में माहिर है, धन दौलत में माहिर है। इनके पास भाई अमित शाह जैसे धनाढ़ लोग हैं और पार्टी में इनके पास फंड है, अडानी फलाने माके ये कई लोग हैं। 18 में इन्वेस्टमेंट समिट यूपी में हुआ था, ये को कारखाना स्कूटर लिया, को न खरीदा, कोई लेटे लगाया और आज तक खाली का खाली। ये तो 24 में ये लोग आएंगे, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं देंगे। 17 जनवरी 17 को हम योगी जी से भी मिले थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे भाई आप कांग्रेस को मेरे पास कैसे आए?
तो हमने कहा कि आदरणीय योगी जी, जिस पेड़ में फल होता है उसी में ढेला मारा जाता है। बांस पेड़ में, कांग्रेस के बांस पेड़ में हम फल मारेंगे, ढेला मारेंगे? हम तो आपसे उम्मीद लेके आए, और अगर हमारे कटोरे में डाल सको तो ठीक, वरना चलता रहा है, चल ही रहा है। जा, आपको धन्यवाद। क्या वो प्रसन्न हो गए थे हमारे साथ फोटो भी खिंचवाए जो वास्तव में है अभी। वही आपने कहा कि राजनीतिज्ञों से खाली आश्वासन मिलता है, कह दिया था आपने। हाँ। प्रसन्न हो गए थे, क्या चाहते हैं? हमने कहा देश में भ्रष्टाचार, 4 आने का सामान स्कूटर इंडिया में 40 में बिक रहा है, ये बताइए, मशीनें उठा ले जा रही है और चींटी उठा ले जा रही है। जांच कराइए, आज तक जांच के लिए कहे, आज तक कुछ नहीं। चलिए, तो अब देश की राजनीति से अब हम लोग थोड़ा सा प्रदेश की राजनीति की ओर रुख करते हैं। और प्रदेश की राजनीति में सबसे पहले यूपी की जो राजनीति है, क्योंकि 2017 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें सपा की हार होती है और योगी जी 325 सीटों के साथ बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या पिछले 2-3 साल में कुछ गतिविधियां घटी जिससे अब ये लग रहा है कि बीजेपी को लेकर भले असंतुष्टि ना हो, लेकिन योगी जी के सीएम कैंडिडेचर को लेकर कुछ असंतुष्टि जनता में दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है, आगे क्या होगा, 2022 में क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, क्या अल्टरनेट्स हैं, क्या? हर सत्तासीन व्यक्ति अपने अपने ढंग से शासन करता है जी। नेहरू जी के समय में, शास्त्री जी के समय में, उस समय ब्यूरोक्रेट डील करते थे। इंदिरा जी के समय में ये बदली पॉलिसी, इंदिरा जी सुनती थी सबकी, करती थी मन की। योगी जी वही पैटर्न पे आ गए हैं, आज उलट गए। योगी जी शासन तो कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट के सहारे कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट राजनीति तो करता नहीं, ब्यूरोक्रेट को फायदा चाहिए। और ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको पॉलिटिशियन को नहीं लेना चाहिए। सत्ता सुख हो गया IAS का तो माल काटे उधर और फिर नेताजी हो गए। इसके उदाहरण कई लोगों को बता देता हूँ। एक RK सिंह जो आज के समय में पावर मिनिस्टर हैं, वो चिदम्बरम के समय में गृह सचिव हुआ करते थे। तो ऐसे लोगों को हर पार्टी टिकट दे देती है। अब वो क्यों देती है? हमारे विचार से इनको टिकट नहीं देना चाहिए। तो योगी जी आज के समय में ब्यूरोक्रेट पे डिपेंड है, जैसे हाथरस का कांड, यहाँ का कांड, निकिता तोमर वाला, हाँ, यहाँ जो भी हो रहा है, इनको गलत सूचना वो लोग दे रहे हैं, वाहवाही, चापलूसी जी। और योगी जी को गलत सूचना दी जा रही है। हाँ, योगी जी को गलत सूचना दी जा रही है, गलत सूचना दे जा रही है। और योगी जी दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। मठ में आप रहे और आप आदरणीय अवैधनाथ जी के भाई उनके उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ रहे, तो अगर आप उनको पिता मानते हैं तो उनके नीतियों को, उनके आदर्शों को लेते हुए आप चलिए। आज के समय में जो भी आरोप आप पे लग रहा है वो तो चुनाव, देखिए आज के 7 वाले सीट में उपचुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन 22 का चुनाव बहुत टफ होगा। क्या बुकिंग करी जाए 22 के लिए? हाँ, क्या बुकिंग करी जाए? देखिए, अगर अपोजिशन में आपस में एका भी नहीं, एक दूसरे को काट पड़े, भाई BSP कह रहे हैं कि सपा को हराने के लिए हम उधर भी जा सकते हैं, हनुमान जी को दलित कहे। हाँ, और राजस्थान में जाके योगी जी ने हनुमान जी को कहा कि दलित हैं, तो जब दलित हैं तो मायावती जी उनकी बन हुई ना, तो राजस्थान में किसकी सरकार बन गई? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इससे राजनीति नहीं चलता। हम योगी जी से कहेंगे कि यूपी में रखे आलू टमाटर, जितने दलाल हैं, जितने जो स्टाकिस्ट हैं, इन पे छापे मरवाइए, गरीब को राहत दीजिए। 22 में घमासान होगा। हाँ, 22 में बहुत 22 में जबरदस्त घमासान होगा। और
फिलहाल अभी ये कहना नामुमकिन है कि किसके किस बीच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी और वर्सेस बीजेपी के बीच में होगा। किसके तरफ पल्ला और बाकी ये सब बाराती रहेंगे। कौन? कांग्रेस और बीएसपी, ये बाराती लोग रहेंगे। दूल्हा रहेंगे दो ही, बस अब जनता तय करेगी। लेकिन जो है ये किसकी तरफ पड़ रहा है, अब ये कहना जल्दीबाजी होगी। हाँ, ये मान लीजिए योगी जी अभी उस पर पॉइंट पर नहीं पकड़े जा रहे। महंगाई है, उसको विपक्ष सही ढंग से भुना नहीं पा रहा। उनको ऐसा पिजड़े में मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार विपक्ष को कर दे रही है, जैसे तोता सीताराम सीताराम कहता है पिजड़े। अब करो सीताराम सीताराम जी। एक सवाल पहले ही रह गया था कि इस समय जो फिलहाल जो कांग्रेस के लोग हैं, उनमें आपको किसी में पोटेंशियल लगता है कि वो लीड कर सके कांग्रेस को? कौन 2-3 ऐसे वो नाम लगते हैं? देखो बेटा, कांग्रेस में जो मौजूदा नेतृत्व है वो राहुल जी को पीछे करके बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, और उनको भी सुनना चाहिए। ये तो हर संसार का नियम है, कौन नहीं चाहता। भाई रावण ने भी अपने बेटे के लिए, मेघनाथ के लिए किया, तो उस ये परिवार नहीं है, आपको देश की सेवा करनी है। तो कौन ऐसे 2-3 लोग लग रहे हैं जिन्हें अगर मौका मिले बोलने का तो शायद इस कुछ कांग्रेस का पुनरुत्थान कर पाए? उसमें सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और भी यूपी से भी कई लोग हैं। यहाँ बनारस से सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा, यूपी में कमी नहीं है। अमरिंदर सिंह में आपको दम लगता है? देखिए, अमरिंदर सिंह जो है अपने दम पर सत्ता लाए हैं, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेतृत्व के दम पर नहीं लाए, क्योंकि वो मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल क्यों अच्छा काम अगर बीजेपी कर रही थी, तो आप भाग क्यों टूट के चले गए? सही बात। चलिए ठीक है, अब यूपी की राजनीति पर डिस्कशन हो गया, अब बिहार पर आते हैं। हाँ, इस समय सबसे गर्म बिहार का है। बिल्कुल। और अभी तक सुबह वोटिंग में जो है लग रहा था महागठबंधन आगे होगी, अभी ये लग रहा है जो भी मतलब अभी रुझान है 3 करोड़ वोटों की गिनती बची है। इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि रात तक आएगा, 11 बजे के बाद हो सकता है, पर अभी तो हेराफेरी की जाएगी। जी हाँ। तो बिहार को अभी आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? कौन, मान लीजिए हम ये भी रख दे रहे हैं कि कौन जीत रहा है, अगर वो जीत रहा है तो वो आगे किस प्रकार की नीतियों को लेकर जाएगा? देखिए, अगर वहाँ की जनता ने तेजस्वी को दिया है और ये धांधली से जीत रहे हैं, जैसा कि ये ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम से इन्होंने पंजाब का एक वो छोड़ दिया है, सगुफा, छत्तीसगढ़ का छोड़ दिया। अरे भाई, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस था कि रमन सिंह सरकार जा ही नहीं सकती, आप वहाँ हेराफेरी नहीं कर पाए। जैसे खरगोश और कछुआ वाला चाल वाला था, खरगोश सोता रह गया, कछुआ चला गया, तो सम्मान ले गए। या इसका मतलब वहाँ ईवीएम में कांग्रेस वाले गड़बड़ी कर दी? कांग्रेस नहीं, उस समय रमन सिंह की सरकार 15 सालों से थी, हट नहीं गई थी। रमन सिंह जी भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी ने 10 लाख का वो किया, तो आपने कहा पैसा कहाँ से आएगा? 19 लाख आपने कह दिया, तो मीडिया को पूछना चाहिए कि आपका 19 लाख कहाँ से आएगा? सही बात है। तो इनको कह रहा है कि 10 लाख कहाँ से आएगा, ये बताइए। हर आदमी का, हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है। भाई, आपने कहा था कि चुनाव में कि जब हम आएंगे तो 15 लाख, हम तो आशा लगाए हैं कि अगर 15 लाख मिल गया होता तो हमको 2400 पेंशन की जरूरत नहीं थी। 15 लाख कहाँ किसको मिला? और ये बात हमने कान से सुना है कि अमित शाह जी ने कहा था कि वो जुमला था, राजनीतिक जुमला था बिहार चुनाव में। तो वो जुमला था, तो ये भी जुमला है 10 लाख या 19 लाख। तो अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? बिहार देखो, अगर अभिमन्यु पद होगा तो नीतीश कुमार का, और अगर
वहाँ यहाँ अभिमन्यु वध से मतलब कौरव पांडव से ये महाभारत के पूर्व की घटना बता रहा हूं जी कि अभिमन्यु में अकेले तेजस्वी लड़ रहा था, इनकी पूरी टीम लड़ रही थी कोलिशन करके, जो भी आदरणीय मोदी की टीम लड़े। आज तक देश में कोई भी प्रधानमंत्री किसी स्टेट के चुनाव में कभी नहीं गया, इन्होंने एक नई शुरुआत किया। तो आपने किया है, अब तो सब लोग करेंगे ना। बिल्कुल सही बात। और आपने समय सीमा 70 साल बांधा, 69 के नीतीश जी हो गए तो साले भर उस हिसाब से होना चाहिए ना। उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव, तो 70 बांध दिया है, जिसमें कि कटार की तरह सब लोग हटा दिए, अडवाणी जी से हट गए। तो 70 साल के अगर प्रधानमंत्री जी भी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय योगी जी होंगे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार। हाँ, अच्छा। चूंकि इनकी एक स्वच्छ छवि है, अभी तक बेदाग छवि है, ये अच्छाई है योगी जी के अंदर। बोल भी बढ़िया लेते हैं। हाँ, बोल भी बढ़िया लेते हैं। बोल तो इतना बढ़िया लेते हैं कि पहाड़ पे ही तो बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, तो उसी भाषा का उपयोग करके ये भाषण से पेट भर देते हैं, लेकिन दिल को सुकून जब बाद में भाषण सुनने के बाद जाते हैं तो हाथ खाली है। चलिए, तो लग रहा है अभिमन्यु वध होगा। हाँ देखिए, लेकिन समय हो तो बलवान कोई नहीं जानता। रात होते होते पलटू राम फिर पलट जाएगा। अब ये है डार्क में अभिमन्यु हो सकता है बाहर आए। हाँ, अभिमन्यु जो है सातवां वेतन करके द्वार आ जाए, अगर भगवान की कृपा होगी। चलिए, युवाओं के लिए पूछना था कि जो है राजनीति में, जो आजकल के नए युवा हैं कई राजनीति में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या कैरियर रहेगा? युवा जाए ना जाए तो क्यों ना जाए? देखिए, राजनीति एक बार इंदिरा जी बलिया गई थी अपने नेहरू जी पिताजी के साथ। आदरणीय चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी युवा नेता थे, उस समय पढ़ते थे। उन्होंने इंदिरा जी से, नेहरू जी से पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है कि ये बताइए राजनीति किसे कहते हैं? तो नेहरू जी चुप रहे, क्योंकि अपनी बेटी को साथ ले जाते थे। इंदिरा जी खड़ी हो गई, बोले अभी जो सज्जन पूछे अपना नाम बताइए। फिर नाम बताया, किस उसमें पढ़ते हैं? कह रही है किस फैकल्टी में पढ़ते हैं, इसमें कितनी बीएससी बीए की फैकल्टी है, कितने स्टूडेंट हैं, तो कोई छात्र वहाँ का लड़खड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि बैठ गई, राजनीति अथाह है, अनंत है, जिस प्रकार से जितने गहराई में खोदोगे पकड़ोगे वो और नीचे चली जाएगी। राजनीति जिस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता, राजनीति अनंत राजनीति अनंता। राजनीति बहुत अनंत है, अथाह है। अब आज के समय में देखिए, राजनीति ज्यादा दिन भी नहीं चलती। ज्योति बसु निपट गए 20 साल में। लालू जी कहते हैं कि जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू, वो निपटेगा। अब मैं और कोई सवाल? हाँ, सवाल जो है ये है कि ईश्वर पर विश्वास करने का जीवन में कितना महत्व है? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आपकी जो भी दृष्टि थी उसमें थोड़ी कमी आ गई है। कमी नहीं आई जी, टोटल है ही नहीं। अब ये तो अंदाज से सहारे से जी भाई भगवान यहाँ से जब से आया थोड़ा हम देखने लगे। कहाँ अभी लागत है कि उठा देखिए चरण लिखा, यहाँ आने के बाद बता रहा हूँ। जी जी, तो वही हमने पूछा कि ईश्वर पर विश्वास करने का जीवन में कितना महत्व है। देखिए, ईश्वर पे विश्वास करने से भाई इंसान को जिस ईश्वर ने बनाया है उसको हम धोखा नहीं दे सकते। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, भगवान को क्या धोखा देंगे? जो कण कण में व्याप्त है,
तो आदमी का अगर आत्मविश्वास मजबूत है तो भगवान को पाने में कोई देरी नहीं, और हर उसका एक सीमा। भाई अब हम तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं, और हम युवाओं को कहेंगे कि भगवान पे भरोसा करते हुए कर्म करिए, फल की आशा छोड़िए। महाभारत में कृष्ण भगवान ने द्वापर में कहा था कि हे अर्जुन, आत्मा मरती है, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आज कलयुग में वह भगवान कृष्ण का ये वक्तव्य मुझे लगता है कि सोचने पे मजबूर कर रहा है। आज इंसान की आत्मा मर जा रही है, शरीर बाद में मर रहा है। इसका उदाहरण यह है कि एक जगह कथा हो रही थी, उसमें 50 लोग आए हुए थे। उस 50 में से 49 लोग ठीक ठाक थे, एक मेरे ही जैसे विकलांग था, मैं तो नेत्र से परेशान, वो पैर से विकलांग, वो कथा सुन रहा था। इसी बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, तो सब लोग भगदड़ मची भागने लगे। उस विकलांग लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया हमको भी बाहर कर दो। उसकी किसी एक ने नहीं सुनी, 49 लोग निकल के चले गए, वो लंगड़ा जल के मर गया। एक पत्रकार आया, उसने लिखा देख करके कि एक इंसान मरा, 49 इंसानियत मर गई। तो अब यहाँ कलयुग में कहाँ भगवान का आत्मा और शरीर का बात आ रहा है? कलयुग में इंसानियत मर गई है हर व्यक्ति। वो जो आपने द्वापर से लेके कलयुग तक बताया, हाँ, लोग जरा एक बार बता दीजिए। हाँ, 4 युग है, 4 राक्षस है। 4 युग में सतयुग, सतयुग का राक्षस है 4 शब्द का हिरणाक्ष। त्रेता में प्रभु वो हिरणाक्ष जो है, उस समय भाई बड़ा भगवान के समय की बात है। ये हिरण्यकश्यप का भाई था। हाँ, उसका भाई था जी। और फिर और भी बताएंगे जी। तो सतयुग में 4 शब्द का राक्षस, उसका नाम है हिरणाक्ष। त्रेता में 3 शब्द का राक्षस, उसका नाम है रावण, राम जी के समय में। द्वापर में कृष्ण भगवान के समय में 2 अक्षर का राक्षस, उसका नाम है कंस। और कलयुग का राक्षस 1 शब्द का है, जिसका नाम है मैं, आई, ईगो, अहंकार। कलयुग का एवरीबॉडी राक्षस जो कहता है कि बिहार के लिए मैं कितना दे दूं, मैं कितना दे दूं, चाहे चलाएं क्या? चलिए, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के वक्तव्य को दोहरा रहे हैं। बस बाबा ये आखिरी रैपिड फायर राउंड है, बहुत फटाफट। हाँ। एकदम बस एक लाइन या एक शब्द में। हाँ, बोलो। बस ऑप्शन दे देंगे, आपसे कुछ पूछ लेंगे। पहले तो हम तहे दिल से जी भाई धन्यवाद देते हैं। अब ये हो जाए, उसके बाद फिर आराम से। तो नेहरू या मोदी, कहाँ पे चुनना है बस एक को। किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे, नेहरू को या मोदी को? नेहरू। इंदिरा गांधी को या मोदी को? इंदिरा जी। पसंदीदा नेता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। पसंदीदा आपका भोजन क्या है? भोजन हमारा है रोटी सब्जी। अच्छा, सब्जी कोई विशेष या कोई भी चल जाती है? आलू गोभी खूब बढ़िया लगती है। अच्छा अच्छा। सब्जी तो हमको सब अच्छी लगती है जी। एक बनाने वाला ठीक है। एक दर्शकों के लिए बस प्रेडिक्शन कर दीजिए, बिहार में महागठबंधन या एनडीए? एकदम भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य वाली बात है। हाँ जी, महागठबंधन आ रही है, एनडीए आ रही है? बिहार में मेरी दिली इच्छा है महागठबंधन आ जाए। ठीक है। रामविलास या चिराग? अब चिराग पासवान रामविलास नहीं हो सकते, क्योंकि वो मौसम वैज्ञानिक हैं और वो बोलने में माहिर हैं। एक्टिंग में जो है धर्मेंद्र की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है अमिताभ बच्चन की? हमको देखिए, अमिताभ जी सदा या दोनों में कोई ना लगे तो कोई तीसरा बता दीजिए। हाँ, अब वही बता देंगे जी। लेकिन हम अमिताभ बच्चन से भी आग्रह करेंगे कि जहाँ फोन मिलाइए तहाँ इनका कोरोना की पीड़िया करके शुरू कर देते हैं। नमस्ते फलाना, ये करें बंद, ये खुद कोरोना पॉजिटिव रहे परिवार का, तो आप क्या उपदेश दे रहे हो? और हम चाहेंगे भारत सरकार और जितने ये
मोबाइल वाले हैं, ये जियो हो चाहे BSNL हो चाहे वोडाफोन हो, इनसे मुक्ति दिलाए। ये जब मिलाओ तो 2 मिनट तो ये चाट लेते हैं। अरे भैया, इन्हीं की भाषा मोदी जी भी बोल रहे हैं, क्या दवाई नहीं ढिलाई नहीं तो दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। अरे आप वैक्सीन दो ना। नहीं तो वैक्सीन के लिए पहले इनको चुनाव में जिताना पड़ेगा। किसको? इन्हीं को एनडीए बता फ्री में वैक्सीन मिलेगी। तो ठीक है, वो तो बिहार की जनता तो आपने बताया नहीं फिर कौन इसमें, धर्मेंद्र, अमिताभ या कोई तीसरा? देखो, अमिताभ बच्चन को हमारे भरत परिवार पसंद करता है, लड़का पसंद करता है, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, बिल्कुल सही। इसलिए कि इंदिरा जी इनको स्थापित कराई थी। इनका अगर पुराने लोग जानते हैं तो जब ये इंदिरा जी के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हुआ। किसी के नहीं हुए। 3, 4, 5 नाम हैं, इनमें बताना है कि सबसे बड़ा इनमें पप्पू कौन है। हाँ ठीक। एक है रोहन गावस्कर, एक है अखिलेश यादव, एक है राहुल गांधी, एक है अभिषेक बच्चन और एक है अर्जुन तेंदुलकर। ठीक। इनमें सबसे बड़ा पप्पू कौन है? देखिए, इसमें क्या क्या बताया? रोहन गावस्कर, अच्छा। अखिलेश यादव, हाँ, राहुल गांधी, अभिषेक बच्चन या अर्जुन तेंदुलकर। अच्छा। इसमें पप्पू कोई नहीं है, क्योंकि इस देश में गप्पू जाते हैं तो पप्पू कहाँ आटा है। तो चलिए गप्पू ही इनमें से कोई बता दीजिए सबसे बड़ा। अब अमित शाह मोदी जी से पूरा वर्ल्ड में कोई गप्पू नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रम्प को फेल कर दिया। एक आखिरी सवाल, राजनीति में पिता पुत्र के भी कई वंशज चले, इसमें आपको सबसे अधिक प्रभावित किसने किया? मतलब अब्दुल्ला फैमिली हो या अखिलेश यादव, ये मुलायम सिंह यादव वाली हो, सचिन पायलट, राजेश पायलट, कई चले इसमें, आपको सब पता है। इसमें सबसे अधिक आपको किसको प्रभावित है, किस पिता पुत्र की लड़ाई? राजनीतिक रूप से जो बड़े साउंड भी रहे, मैच्योर रहे, हर दृष्टि से अगर युवा में हमको अच्छा लगता है सचिन, वो क्या नाम है, सचिन पायलट, और इनके पिता राजेश पायलट, उनसे भी मैं मिला था। वो संघर्ष करके जमीन से उठ के आए थे, वो दूध बेचते थे पहले, उसके बाद पायलट रहे, लेकिन संघर्ष करके ये सब आए हैं। संघर्ष करके नहीं आए रहे हैं, इनको लोग जबरदस्ती बिठाते रहे कान पर या स्वार्थ के पीछे। चलिए बाबा, आपने जो है इतना कीमती, इतना बेशकीमती, इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। वैसे मैं इस देश के जनता का, इस देश के राजनीतिज्ञों का और साधु संतों का सबका आभार प्रकट करता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये रहें ताकि इनके जीवन से एक मार्गदर्शन का अनुभव हो।